अभी दोस्तों एलोरा केव्स पे पहुंच गए हैं। विष्णेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और बारिश आ रही है लगातार, तो इसलिए छाते के साथ में शूटिंग करनी पड़ रही है। ये मैं मोबाइल से नहीं कैमरे से रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मोबाइल से ही मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग कर ली है। बिगवान पे मैंने सोचा था कि कैमरे से रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन वहाँ मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो गई, तो अब कैमरे से भी थोड़ी रिकॉर्डिंग करनी है, जिससे कि मोबाइल का स्पेस बहुत ज़्यादा ना भर जाए कहीं। तो ये सामने बुकिंग काउंटर है। अभी तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि लोग इसी तरह से जो आते हैं यहाँ पे पहले कृष्णेश्वर जाते हैं, फिर वहाँ से दर्शन करके फिर यहाँ आते हैं। ये यहाँ पे टिकट्स ले रहे हैं। मेरी फ्रेंड टिकट ले रही है अभी, और उसके बाद इधर सारे केव्स हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ अभी, फिर डिटेल में बताऊँगी अंदर जाके। तो ये जो पूरे केव्स हैं ये टोटल 100 हैं नंबर में, 100 से भी ऊपर एक्सकेवेट किए गए हैं, और इसमें से केवल 34 ऐसे हैं जो पब्लिक के लिए ओपन हैं। अब ये जो केव्स हैं इसको ज़्यादातर जो है राष्ट्रकूट क्लैन के राजाओं ने बनवाया था, मतलब राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने, जिसमें से कि ज़्यादातर जो हिंदू टेम्पल्स हैं और जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं। जो बाद में जैन टेम्पल्स बनी हैं वो यादव वंश के राजाओं ने बनवाया था। और ज़्यादातर ये जो मंदिर बने हैं ये 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में बने हैं, और इसमें जो 34 गुफाएं हैं टोटल, उसमें अलग अलग गुफाओं में अलग अलग रिलीजन को डेडिकेटेड है। जैसे गुफा नंबर 1 से 12 जो है वो डेडिकेटेड है बुद्धिज़्म को। वहाँ पर आपको जो बुद्धिस्ट आइडल्स वगैरह दिखेंगे, उनका जो पूजा का वो है वो सब दिखेगा। उसके बाद जो 13 से लेके और 29 नंबर केव तक वो हिंदू टेम्पल्स हैं, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट केव नंबर 16 है, जो कि कैलासा टेम्पल कहते हैं उसको। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथ है, मतलब सिंगल पत्थर से किया हुआ कार्विंग, एक पत्थर से बना हुआ मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथ है। और उसके बाद नंबर 30 to 34 जो केव्स हैं वो जैन केव्स हैं। उसमें एक केव नंबर 32 है जो इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं उसमें क्या है। और ये जो एलोरा केव्स हैं, अजंता और एलोरा दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनको मेरे ख्याल 1983 में डिक्लेयर किया गया था। उससे मुझे ये याद आया कि इस साल मतलब 2025 में अभी 11 जुलाई को यूनेस्को ने महाराष्ट्र के 12 फोर्ट्स को, मतलब जो दुर्ग हैं, महाराष्ट्र की 12 दुर्गों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। वो इसलिए क्योंकि उनकी जो कारीगरी है वो जिस कुशलता से बनाए गए हैं और बड़े डिफ़िकल्ट टेरेन में, उसकी वजह से उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सम्मान मिला है। ये दोस्तों यहाँ पे एंट्रेंस पे मैप लगा हुआ है। केव नंबर 1 से स्टार्ट होता है और ये नीचे लास्ट केव जो है 34 नंबर यहाँ पर है, और ये पूरा बना हुआ है। अभी हम लोग यहाँ से एंटर हुए हैं टिकट लेने के बाद। यहाँ पे ई व्हीकल का पिकअप पॉइंट है, आप इसमें ई रिक्शा में बैठकर भी घूम सकते हैं, क्योंकि ये जो सबसे दूर वाले जो है ना, ये जैन केव्स, ये करीब 3 किलोमीटर दूर हैं। तो ज़्यादातर जो वहाँ पूरा डिटेल में देखने में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो ई रिक्शा लेके जाते हैं। और ये बिल्कुल सेंटर में जो है ये है मेन कैलासा टेम्पल। तो हमारा इंटरेस्ट इसी में है मेनली, इसको देखना है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथ है, सिंगल स्टोन से बना हुआ टेम्पल। नीचे जो है अलग अलग केव्स का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ये देखिए केव नंबर 16 120 मीटर्स। बाकी मेन गेट और पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट, डायरेक्शंस, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर। और ये पीछे केव्स हैं, अभी जाके देखते हैं कौन सा नंबर है। जो 16 नंबर है जिसमें हमें जाना है मेनली, वो भी 120 मीटर्स के डिस्टेंस पर ही है, तो आई गेस पास में ही होना चाहिए। एक बार मैं पूरा आपको 360 डिग्रीज भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये विशाल बरगद का पेड़ है, ऐसे ही बाहर भी था एक।
ये केव नंबर 16 इधर ही है जिधर सब लोग जा रहे हैं, तो हम लोग भी बस उधर ही जा रहे हैं और उसी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। दोस्तों ये है कैलासा टेम्पल। कैलाश पर्वत के शेप में बना हुआ है। कॉन्सेप्ट वही है कि कैलाश पर्वत जैसा दिखना चाहिए, जो कि शिव का निवास स्थान है, आपको पता ही है। तो इसको बनवाया था राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णा वन, और ये जहाँ तक है 8th सेंचुरी में बना था, 8वीं सदी में बना था, और सिंगल पत्थर से कार्व्ड है। ये देखिए पूरा ये जो मोनोलिथ है ये एक पत्थर है पूरा, इसमें से ये पूरा टेम्पल और इसके सारे इमेजेस सब कुछ कार्व्ड है इसके अंदर। और ऐसा कहते हैं कि जो एथेंस में, ग्रीस में जो पार्थेनॉन है उसका डबल साइज़ है इसका, और जिस समय इसको एक्सकवेट किया गया था तो करीब करीब 85,000 मतलब 85,000 मीट्रिक टन पत्थर निकालने के बाद ये मंदिर बाहर निकला था। तो आप समझ सकते हैं कि इसको बनाने में कितना समय लगा होगा और क्या कारीगरी की देखिए कुशलता देखिए ज़रा। तो मेनली तो टेम्पल शिवा को डेडिकेटेड है, जहाँ शिव होंगे वहाँ पार्वती, गणेश और शिवगण सब होंगे वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे विष्णु के दशावतार भी हैं। भगवान कृष्ण के जो बचपन की जो कृष्ण लीला है उसके 12 एपिसोड सारे के सारे यहाँ डिपिक्ट किए गए हैं। ये देखिए ऊपर यहाँ पर शिखर में यहाँ पर ये है, और उसके अलावा गंगा, यमुना, सरस्वती और इंद्र, वायु, अग्नि, ये सारे देवताओं के भी श्राइन्स इसके अंदर डेडिकेटेड हैं इस सिंगल पत्थर के अंदर। तो ये वाकई में एक आर्किटेक्चरल मार्वल है और दुनिया का एक अजूबा भी है। हालांकि वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में तो इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भी कई सारे खिताब इसको प्राप्त हैं, ये भी काफ़ी है। तो अंदर चल के देखते हैं कैलासा टेम्पल कैसा है अंदर से। ये केव नंबर 1 to 15 का रास्ता इधर से है। इसमें 1 से 12 नंबर तक बुद्धिस्ट केव्स हैं, और उसके बाद फिर 13, 14, 15 वो हिंदू केव्स हैं, और 16 तो ये आपको सामने दिख रहा है, ये हिंदू केव है जो कैलासा टेम्पल है। तो 3 अलग अलग रिलीजन्स का समावेश है इस एलोरा केव्स में। ये देखिए यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, और इसमें ये लिखा है कि जो श्री कृष्ण प्रथम ने शुरू किया था ये बनवाना, लेकिन ये टोटल 17 साल लग गए थे बनने में, और यहाँ पर 10 पीढ़ियों ने 200 साल तक निर्माण करवाया, ये लिखा हुआ है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि कौन कौन से देवताओं की प्रतिमाएं हैं, वही सारी चीज़ें लिखी हुई। इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो जो स्क्वायर फॉर्मेट होता है टेम्पल का, जिसमें गर्भगृह होता है, उसके आसपास जो है परिक्रमा होती है, ऊपर शिखर होता है, उसी तरह से बना हुआ है। ये अभी दोस्तों एंटर कर रहे हैं कैलासा गुफा नंबर 16 में, और ये जो एलोरा केव्स हैं और अजंता केव्स हैं ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी प्रोटेक्टेड साइट है। ये साइट का प्रोटेक्टेड साइट है, लेकिन पहले जो है जो भी मूर्तियों को और कार्विंग्स को नुकसान पहुंचाया गया है, थोड़ा बहुत डिसफिगर कर दिया गया है। जो इन्वेडर्स आते थे इस तरह की चीज़ें करते थे, लेकिन उसके बाद से जब से आज़ादी मिली है देश को, तब से ये प्रोटेक्टेड साइट है। ये देखिए ये पिलर है पूरा, इसी तरह पिलर दूसरे साइड में भी है, और ये है दीवारों पे नक्काशियाँ ऊपर तक। कोई जवाब ही नहीं है, आप स्पीचलेस हो जाते हैं आके ना, ऐसी जगह जब आप देखते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि क्या कहें। जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट में जो आप पढ़ के आते हैं उस सब के बियॉन्ड है। ये तो महिषासुर मर्दिनी है, ये देखिए माँ दुर्गा ने जो महिषासुर का वध किया था वो यहाँ पर बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर देखिए युद्ध का सीन है, महाभारत का भी हो सकता है, तो युद्ध का सीन यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। बाकी तो पिलर्स हैं, और अंदर से भी अभी जाएंगे, मंदिर देखेंगे। ज़्यादातर हाथियों को देखिए सूंड वाला जो हिस्सा है ना वो टूट गया है। ये देखिए पूरा ऊपर का ये हिस्सा है, ये पूरा पत्थर इधर है, जूम आउट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर पूरा ये द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है टेम्पल, जो मेन जो शिवा टेम्पल है। तो ये देखिए इसका शिखर, कैलाश टेम्पल का शिखर।
कैलाश जाने का तो सौभाग्य नहीं मिला, यहीं दर्शन कर लिए। और यहाँ पर एक पैराकीट भी बैठा हुआ है, ये हरे रंग का, ये पैराकीट है, रोज रिंग पैराकीट ही है मोस्ट लाइकली। इस साइड भी देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी पूरे ये गोले में कार्विंग्स बनी हुई है, अंदर पिलर्स बने हुए हैं। आप पूरा घूम सकते हैं ये पूरा कॉम्प्लेक्स डिटेल में। अगर आप घूमना चाहते हैं हर एक केव को, तो टोटल जो है आपको 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, कि इतना टाइम तो किसी के पास होता नहीं है। ये मोस्ट लाइकली भगवान विष्णु की मूर्ति है ये। और इस तरफ आप देखिए, इस तरफ के जो हाथी हैं इनके सूंड इंटैक्ट हैं, कईयों के, कुछ के टूटे हुए हैं यहाँ पर भी। सागर पर शेष नाग पे विष्णु जी लेटे हुए हैं और ऊपर जो है उनकी नाभि से कमल निकल रहा है जिसमें ब्रह्मदेव विराजमान है। ये देखिए सीढ़ियाँ जो है रथ में चढ़ने की हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये एक रथ है पूरा। ये देखिए, ये जहाँ तक लग रहा है, ये मुझे कृष्ण लीला डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे, जो अलग अलग स्टेजेस थे कृष्ण जी के बचपन के, वो यहाँ पर दिखाया गया। ये देखिए दोस्तों, और इस तरफ जो है देवी का स्कल्पचर है, शिवा एंड शक्ति। ये दोस्तों मेन जो शंकर भगवान का मंदिर है, इसके अंदर शिवलिंग है, ये वो जगह है। अंदर जो जहाँ पर लोग दिख रहे हैं वो गर्भगृह है। ये जो है अंदर जो दिख रहा है ये है गर्भगृह, और ये बाहर वाला जो हिस्सा ये है दरबार हॉल इसको कहते हैं। बाकी परिक्रमा है पूरी। और यहाँ सामने जो है आपको नंदी महाराज दिख रहे हैं, ये नंदी महाराज हैं सामने। इस मंदिर में जाने से पहले ये अभी हम हैं कैलासा टेम्पल का जो मेन श्राइन है भगवान शंकर का, वो ये है। जूम करके दिखाती हूँ, जहाँ ये सारे लोग हैं इसके अंदर शिवलिंग है। और बाहर जहाँ मैं खड़ी हूँ ये दरबार हॉल है, तो अंदर वाला जो हिस्सा है वो है गर्भगृह। बाकी ये दरबार हॉल है, इसके सारे पिलर्स बने हुए हैं। बाहर उस तरफ नंदी महाराज हैं, ये इसकी छत है। ये देखिए कार्विंग्स पूरी बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, ये शिवलिंग है जो मेन कैलाश टेम्पल है उसका, ये शिवलिंग है। ये दोस्तों फ्रंट व्यू है, देखिए टेम्पल का। थोड़ा हाई पॉइंट है ऊपर से, जहाँ पे आप खड़े होके पूरे टेम्पल का व्यू एक साथ ले सकते हैं। जब आप नीचे होते हैं तो पूरा मंदिर ऐसे आपको दिखता नहीं है ना, तो ये पूरा व्यू है इसका, देखिए पूरा इधर से 360 डिग्री। ये केव नंबर 15 है। यहाँ पर विष्णु के दशावतार जो हैं वो अंदर देखने को मिलेंगे। सीढ़ियाँ हैं काफ़ी, लेकिन चलिए अंदर जाके देखती हूँ। ये है गुफा नंबर 15। अब एक बार इसकी परिक्रमा करके देख लेते हैं। अंदर तो लग नहीं रहा है कि ओपन है कुछ, लेकिन बाहर से परिक्रमा कर सकते हैं। अच्छा, सीढ़ियों पे जो है काई जमी हुई है, फिसलने के पूरे चांसेस हैं पत्थरों पे। आज बारिश भी हो रही है। प्लस पॉइंट ये है कि बारिश अगर नहीं हो रही होती तो बहुत गर्मी होती, खड़े होना मुश्किल होता है यहाँ पे। इस केव में तो बहुत कम ही लोग आते होंगे, इतने अच्छे से मेंटेन्ड भी नहीं है। ये देखिए, ये भी रथ के आकार का बना हुआ है।
जो इसका फ्रंट होता है ज़्यादातर केव्स का, ये रथ जैसा बना हुआ होता है। क्या है इधर? अच्छा, 10 अवतार इधर है। हाँ मेरे भरोसे पे भी मत जाओ। नहीं नहीं ठीक है। नहीं पढ़ के भी गए तो बहुत अच्छा रहता है। अब बार बार थोड़ी आओगे, इतनी मेहनत करके आए अब करके आए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए लिखा हुआ 10 अवतार के, हाँ ये तो हमने पढ़ा है। वाकई जाओगे। हाँ इधर से जाकर ऊपर में मंदिर है। ये 10 अवतार का केव है। सबसे पहला अवतार भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार था। मत्स्य अवतार के बाद दूसरा कच्छप अवतार था। और तीसरा अवतार था नरसिंह अवतार, वारा अवतार। चौथा अवतार नरसिंह अवतार था। उसके बाद वामन, परशुराम, भगवान राम, उसके बाद श्री कृष्ण, जो 10 अवतारों में सबसे पूर्ण अवतार माने जाते हैं। और उसके बाद भगवान बुद्ध को अवतार माना जाता है। और अंतिम अवतार जो 10वें अवतार हैं वो है कल्कि महाराज, जो अभी तक पधारे नहीं हैं। कलयुग समाप्त होने में जब 800 साल बचेंगे तब आएंगे कल्कि महाराज। हम सभी उनकी प्रतीक्षा में हैं। ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया हुआ है 10 अवतार केव के बारे में। ये 10 अवतार केव का मेन टेम्पल है, ऊपर है। हालत खराब है चढ़ने में, लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु के सारे अवतार हैं। टूरिस्ट जो है देखने तो कम आते हैं, हल्ला मचाने ज़्यादा आते हैं। ऐसे ही शोर शराबा करने वाले टूरिस्ट हैं यहाँ पर भी। डेफिनेटली कैलासा बेटर मेंटेन्ड है, इसकी मेंटेनेंस में इतना ध्यान नहीं रखा गया। ये देखिए ये 12 अवतार हैं। तीसरे अवतार भगवान विष्णु के। यहाँ पर भी महादेव हैं बीच में, सेंटर में महादेव हैं। और इधर नंदी महाराज हैं। ये देखिए व्यू अच्छा है, यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है। ऊपर से पहाड़ों का व्यू आता है। ये देखिए केव 15 से ऊपर का व्यू, सामने के पहाड़ दिख रहे हैं। इसके ऊपर पूरी धुंध जमी हुई है पहाड़ों के ऊपर। अभी हम लोग ये रिक्शा में जा रहे हैं जैन केव्स की तरफ, जो केव नंबर 30 to 34 है। 30 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं और 8-9 लोग बैठ के आराम से जा सकते हैं ये रिक्शा में। ये केव नंबर 32 है। तो सामने ये दिख रहे हैं भगवान महावीर। जैन केव है ये। जैन केव्स इसमें से जो है वो रिलेटिवली नई है, थोड़ा सा मतलब 10th सेंचुरी के आसपास बनी थी और यादव वंश के राजाओं ने बनवाया था। और ये थोड़ा दूर भी पड़ते हैं, करीब 3 किलोमीटर है। जहाँ से कैलासा टेम्पल है ना, वहाँ से करीब 3 किलोमीटर पड़ता है ये। तो इसलिए ये रिक्शा से आए हैं हम लोग। ये मेन 32 नंबर है। इस तरफ भी और है, ये देखिए। एक बार आपको इधर से 360 डिग्री भी दिखाती हूँ। नेचुरल ब्यूटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। यहाँ पे व्हीकल पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट बना रखा है ये रिक्शा से आप किसी भी रिक्शा से आ सकते हो। आपके एक बैंड बांध देते हैं हाथ पे और उसके बाद किसी भी रिक्शा से वापस जा सकते हो। जब आपने देख लिया है तो आप कभी भी वापस जा सकते हैं। देखिए इधर केव नंबर 30 है। ऊपर जा रहे हैं लोग, ऊपर भी जा सकते हैं।
ये देखिए काम तो इसका भी अच्छा है, जो यहाँ पर पूरा कार्विंग्स वगैरह है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, डिफरेंट स्टाइल है कैलासा के कंपैरिजन में, लेकिन काफ़ी अच्छा है काम ये भी। ये देखिए ये दोस्तों सिल्क बाज़ार है, कॉटेज इंडस्ट्री है यहाँ पर। ये औरंगाबाद का फेमस है। इनका बेसिकली जो साड़ी का काम है उसमें पैठणी और हिमरू, ये दो यहाँ स्पेशल डेक्कन का काम है। तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। एक हिमरू की साड़ी मैंने खुद भी ली है, अभी इसी वीडियो में अटैच कर दूँगी। और ये इनका लूम है, डायरेक्टली इनका वर्कशॉप और जो मतलब जो शॉप है वो सेम जगह पर है। तो यहीं के यहीं साड़ी बनती है और यहीं के यहीं ये सेल करते हैं इसमें। देखिए पैठणी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है और हिमरू का भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इनके क्राफ्ट्समैन काम कर रहे हैं। ये पैठणी साड़ियों का एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा शॉल्स भी हैं, ड्रेस मटेरियल है और हैंडीक्राफ्ट्स हैं, छोटे पर्सेस, बैग्स वगैरह। तो ये कारीगर काम कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या बना रहे हैं। भैया क्या बना रहे हैं आप? पैठनी बनाने। कितना दिन लग जाता है लगभग एक साड़ी बनाने में? नॉर्मल डिज़ाइन को 8 से 10 दिन। 8 दिन? 8 से 10 दिन 8 से 10 दिन लगता है। और अगर हैवी वर्क वाला थोड़ा बना रहे? 1 महीना 2 महीने का 15 महीने की बनती है। अच्छा। और जो हिमरू साड़ी होती है वो भी आप बनाते हो? और उसमें कितना टाइम लगता है? उसको 2 से 3 दिन। 2-3 दिन में हो जाता है। ओके, यहाँ पे यही 2 टाइप का बनता है ना? ओके, ये देखिए कैसे बना रहे हैं। और कलर्स देखिए इन्होंने कौन कौन से कलर के थ्रेड लिए हुए हैं। शुरू में इस वीडियो की शुरुआत में भी आपने देखा ना कि कौन कौन से कलर के थ्रेड्स लिए हुए थे। ये देखिए आप क्या बना रहे हो भैया? पैठणी आपका भी है? ओके। नॉर्मली जैसे एक साड़ी में कितने अलग अलग कलर्स होते हैं जनरली? जैसे 10-15 कितने भी होते हैं मैम? कितने भी हो सकते, 100-150 भी हो सकते हैं। ओके। ये देखिए ये इनका वर्कशॉप है और ये सारे धागे ये देखिए ये लगे हुए हैं। फ्रंट में भी वो बड़े बड़े रोल्स पड़े हैं ना। ये इनका लूम है एक्चुअली। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब यही होता है, वहीं के वहीं बेचते हैं, बनाते हैं और बेचते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैठणी जो है वो 18वीं सदी से चल रही है और इवन ऋग्वेद में भी इसका मेंशन किया गया है इसके बारे में। बारिश बहुत तेज़ हो रही है दोस्तों, करीब 1.5 घंटा हो गया है। मतलब हम जैसे ही एलोरा से निकले और उसके बाद एक हनुमान मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी हैं यहाँ पर भी एलोरा केव्स के पास में ही, वहाँ दर्शन करके जैसे ही गाड़ी में बैठे उसके बाद ही बारिश तेज़ आ गई। फिर लंच करने हम गए बारिश में ही, लंच किया, तब तक लगा कि शायद रुक जाएगी, नहीं रुकी। फिर उसके बाद हमें वो जो साड़ीज़ का यहाँ पे सेंटर है, हैंडलूम सेंटर है, वहाँ वहीं पर साड़ी बनाते हैं और वहीं बेचते हैं, उनका शोरूम भी वहीं पर है। तो वहाँ पर देखना भी था, थोड़ा लेना भी था और उनका जो लूम था उसकी भी रिकॉर्डिंग की मैंने। तो ये सारा कुछ करने के बाद भी अभी तक भी बारिश नहीं रुकी है। हम हॉस्टल की तरफ वापस जा रहे हैं। आज का दिन हो गया और अच्छा सक्सेसफुल रहा और जो हमने सोचा था कि बहुत देर हो जाएगी वो भी नहीं हुआ, बिल्कुल टाइम से फ्री हो गए हम लोग। तो अब वापस जा रहे हैं और जाके फिर आराम करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, आराम करेंगे। दोस्तों ये है वो हिमरू साड़ी जो मैंने वहाँ से लिया था, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, और ये उस जगह का नाम है। ये देखिए सिल्क बाज़ार कॉटेज इंडस्ट्री।
बाकी जो वहाँ पर कारीगर थे पैठनी साड़ी बना रहे थे वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है। साथ में मैंने वो भी प्रोडक्ट लगा दिया जो मैंने उनके पास से ख़रीदा। उसके अलावा इनके पास बहुत सारे सूट मटेरियल भी है, शॉल्स हैं और पर्सेस हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं। जो बिद्री का काम एक होता है यहाँ पे, कॉपर और एक दो और मेटल्स को मिला के एक अलॉय बनता है और उसमें सिल्वर का काम होता है, उसको बिद्री वर्क बोलते हैं। उसका भी एक छोटा सा बॉक्स मैंने लिया है। तो ये इधर का महाराष्ट्र का स्पेशलिटी है। और ये हिमरू वर्क और पैठनी वर्क जो है ये स्पेसिफ़िकली औरंगाबाद का है। पैठनी तो आपको पूरे महाराष्ट्र में हर जगह मिल जाएगा, लेकिन बनता यहीं औरंगाबाद में है। लेकिन हिमरू ज़्यादातर यहीं पर बनता भी है और बिकता भी यहीं पर ज़्यादा है।